हसन रजा पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये बैकग्राउंड जानना चाह रहा था कि क्यों इस वक्त ज़रूरी है एक इस तरह का पैकेज के जिसमें जो मुद्दत मुलाजमत है या जो रिटायरमेंट एज है उसमें इजाफा कर दिया जाए, क्या होगा इससे? देखें, ये कोई आज से नहीं बात चल रही, बल्कि जो उस वक्त की हुकूमत है वो इस पे सोचो विचार कर रही है कि आइन में तरमीम करके जो जजेस की एज है उसमें इजाफा कर दिया जाए। और उसका जो मजबूत ग्राउंड बताई जाती है वो ये कि अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनकी कोई डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है, वो टिल डेथ काम करते हैं और फिर उनका जो एक्सपीरियंस है उससे इस्तेफादा हासिल किया जाता है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी इस तरह है कि जजेस की एज जो है वो ज्यादा है, इस तरह नहीं है कि 65 साल की एज में उनको रिटायर कर दिया जाए। तो बात यह है कि जब इस आर्गूमेंट को देखा जाए तो फिर बात ज़हन को लगती है कि ठीक है, अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इस तनाज़ुर में अगर देखें जो अब हालात हैं तो इस वक्त एक जो अपोजिशन की पार्टी है PTI, वो जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ पहले दिन से है, उस वक्त से है जब वो अभी सिर्फ जज थे, चीफ जस्टिस नहीं हुए थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल किया था। फिर ये सिलसिला उनकी चीफ जस्टिस बनने तक भी जारी रहा और बाद में कुछ केसेस पे वो मोतरिज हुए कि इन्होंने हमें टारगेट किया और हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब इसको अगर साइड पे रखें, ये इनकी जो कन्फेडरेशन है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के साथ, वो ठीक थे या गलत थे मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन क्या जो वो बिल खुद ला रहे थे पेंशनरी बेनिफिट्स के हवाले से क्या वो सही था या गलत था? मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 60 साल या 60 साल की उम्र में किसी सरकारी मुलाजिम को रिटायर करते हैं तो वो पेंशनरी बेनिफिट्स लेने का हकदार बनता है। इसी तरह जब कोई जज साहब रिटायर होते हैं तो वो जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ द बेसिक सैलरी वो पेंशन लेते हैं और काम नहीं करते, घर बैठे वो वसूल कर लेते हैं तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। तो ये बेहतर नहीं है कि उनकी अगर एज बढ़ा दी जाए तो वो फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो ऑलरेडी वो ले रहे हैं और फुल तनख्वाह पे कम अज कम वो काम तो सारे करें, 10, 12, 14 केसेस रोज वो डिसाइड करें तो कुछ आउटपुट तो होगा। अदरवाइज तो घर बैठे अगर पाशा साहब, फिर वो मैं जो अक्सर बात कहता हूं कि ये हार्डकोर हमारा एक इकोनॉमिक डिसीजन था जिसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। हम हर चीज के ऊपर सियासत, इस खालिसतन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था उसके ऊपर भी सियासत जो है सियासत का रंग चढ़ चुका है। जी बिल्कुल, मैं एक निहायत अदब से बात करता हूँ। आप देखें कि जब कोई भी पॉलिटिकल मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है तो फिर पार्टियां जिनका आपस में होता है वो अपने अपने जज चुन लेते हैं, वो अपने अपने जज का अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और जो उनके खिलाफ होता है उसकी वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और जजेस बेचारे देखते रह जाते हैं। वो कोई कमेंट करते हैं तो सारा सोशल मीडिया उन कमेंट से भर जाता है और असल जो मुद्दा है वो वहीं रह जाता है और फिर जजेस की शख्सियात, उनकी फैमिली और उनके घरों तक मामला चले जाते हैं, जिसको बहरहाल हम बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमेशा कंडेम किया है कि ये जजेस की जजमेंट पे आप जरूर बात करें। हर शहरी का, हर एग्रीड पार्टी का हक है कि वो जजमेंट पे अपनी राय दे, उसको कंडेम करे, लेकिन जजेस की शख्सियात, उनके घर वालों के मुतल्लिक इस तरह की बातें करना, ट्रोलिंग करना, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको हम माफ नहीं करेंगे। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि आप जब भी पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये मेरा जज, ये तुम्हारा जज, और इस तरह की जब बात बनेगी तो आप ये कह रहे हैं कि जो असल इस्लाहात हैं, जो मच अवेटेड इस्लाहात के रिफॉर्म्स हैं, वो उसमें इन कवर होना चाहिए, इन चीजों को भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए इन तमाम मामलात की। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये साथ साथ दोनों चलती हैं। आप इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते और ना ही इनको आइसोलेशन में आपको देखना चाहिए।
ठीक। अच्छा, अब ये जो इस मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या आईनी अदालत की बात की जा रही है उसके लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़ है, और मुफाद आम्मा के जो मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहेंगे और जो आईनी मुकदमात हैं वो वहाँ पर चलेंगे। इसी तरीके से सूबों को अगर कभी कोई तशरीह चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से, तो वो इन आईनी अदालत में उसके ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये अगर इस तरह की कोई काविश की जाती है तो क्या नुक्ता नज़र होगा पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो वो मुसवदा हमने नहीं पढ़ा, हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर सामने सामने देखा जाए तो एक दो चीजें बड़ी अहम है कि दो चीफ जस्टिस तो दिल को लगते नहीं है, कोई समझ नहीं आती इसकी कि क्या दो चीफ जस्टिस का क्या कंसेप्ट है। आप देखें कि हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम प्रोविंसेस की हाई कोर्ट सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उनके पास आर्टिकल 199 की पावर्स हैं, उनके पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को सुनने की इख्तियारात मौजूद है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले भी कर रही है। अब अगर आप ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अलग फैसला किया जाए और बाकी जो पब्लिक एट लार्ज के क्रिमिनल केसेस या सिविल नेचर के केसेस हैं या उनके किराएदारी के केसेस हैं, सर्विस मैटर्स हैं, उनको कोई और सुने, तो इसकी बाइफर्केशन की जा सकती है कि आप मुख्तलिफ बेंचेस बना जजेस की तादाद को बढ़ा दें, मुख्तलिफ बेंचेस बना दें और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत करें, जो क्रिमिनल साइड के है वो क्रिमिनल, मतलब इसमें कोई और इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन दो चीफ जस्टिस वाला कंसेप्ट है वो कोई हमें हजम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह मैनेज होगा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि फिर इख्तियारात की जंग शुरू होगी, फिर एक और खींचातानी शुरू होगी कि नहीं हम सुपीरियर है, दूसरा कहेगा हम सुपीरियर है। जिस तरह आप देखें कि आइन में ऑलरेडी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का फार्मूला दे दिया गया, पार्लिमान का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने कानून साजी करनी है, अदलिया का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने आइन की और कानून की तशरीह करनी है, और मुकर्रना का इख्तियार दे दिया गया उसको, इंतजामिया का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये तमाम के तमाम दायरा इख्तियार बता दिए गए। अगर अब इन दायरा इख्तियार में से फिर आप एक बाइफिकेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स अलग, बाकी कोर्ट्स अलग बनाते हैं और उनका चीफ जस्टिस भी अलग बनाते हैं, तो ये फिर एक और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि वही दूर नहीं होगी और ये इक़्तिदार की खींचातानी, इख्तियार की खींचातानी। बहरहाल पाशा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन थी और इस आईनी अदालत के हवाले से और पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जो पार्लिमानी तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुकाम है इन तमाम मैटर्स के हवाले से, और स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा था जनाब, जब इसको मजीद पढ़ा कि आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक जो मुकदमात हैं उनकी जो समाअत है वो इन अदालतों में होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरीके से पेचीदगी और बढ़ जाएंगी, इख्तिदार की जंग और बढ़ जाएगी फिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी तजावीज इस तरह ब्रश असाइड नहीं करें, लेकिन ये कोई तजवीज आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उस पे फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, लॉयर्स जो है वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क की आवाम मेन स्टेक होल्डर्स है। अगर मुल्क की आवाम की तरफ देखा जाए तो वो हसरत से देखते हैं अपनी अदालतों को कि 10-10 साल से हमारे केसेस पेंडिंग है और उनकी पहली सुनवाई नहीं हो रही। उनकी तरफ देखें तो वो कहते हैं जी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को वो बाहर में जाए, आप हमारी बात सुने, हमारा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, 10 साल में वो पड़ा हुआ है और 10 साल उसको हो गए हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है, साल से सुनवाई नहीं हुई, जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुकम्मल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक, तो वो बाहर आ जाता है तो केस बाद में लगता है। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं और मेन स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम है, उनकी तकालीफ
उनको हमने आसानियां देनी पाशा है। साहब, आवाम को स्पीडी जस्टिस चाहिए। आवाम इज लुकिंग फॉर स्पीडी जस्टिस, और वो जस्टिस जो होता हुआ भी नजर आए। तो ऐसे में अगेन, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक खाका है, और इसमें आप कह रहे हैं कि जनाब वो बेंचेस अगर बन जाती हैं, उसमें मैं तो कहूँगा ऐड करें जनाब वो जो कंपनी लॉ बेंचेस के हवाले से भी बहुत इससे पहले डिमांड आ चुकी है। तो इस तरह के अगर बेंचेस बन जाएं तो बहुत बर्डन शेयर होगा, ये स्पीडी जस्टिस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक असल रिफॉर्म ये आ सकता है। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जजेस की तादाद को बढ़ा दें, कोई मजाका नहीं है, आप बढ़ाएं, आप आवाम को फैसिलिटेट करें। अब जो टैक्स पेयर हैं आपके, जिनके टैक्सेस की बुनियाद पे इनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो इस पे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे कि आप जजेस की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ाएं, उनके केसेस की समाअत हो। देखिए 2 जजेस एडहॉक रखे गए 1.5 महीना पहले, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस मियां खेल साहब। अब आप उनका जरा रिकॉर्ड चेक करें कि पिछले 1.5 महीने में जब से उन्होंने ओथ लिया है इस वक्त तक कितने केसेस डिसाइड किए हैं, तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10-11 केसेस रोज डिसाइड किए हैं, कितनी मर्डर अपीलें डिसाइड की हैं। तो उन्होंने ये भी खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि आप हमें 30 केस रोज के भेजे, हम 30 फैसला करेंगे। तो ये पब्लिक के लिए हमने आसानियां पैदा करनी है। अगर 2-3 बेंचेस और इस किस्म के बन जाएं तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। असल नियत यही होनी चाहिए कि जनाब आवाम को स्पीडी जस्टिस और ये जो अदालती निज़ाम है इस मुल्क में, उस पर आवाम का एतमाद वो बहाल हो। और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के तौर पर ही लिया जाए, उस पर सियासी जो रंग है या जो सियासी अवामिल हैं उनसे बचा जाए। जिस हद तक कोशिश की जा सकती है बचने की, उससे बचा जाए। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे।